प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कुछ प्रमुख सिद्धांत व समझौतों की चर्चा करेंगे, क्योंकि परीक्षा में कई बार टिप्पणियों के तौर पर ये प्रमुख सिद्धांत या समझौते पूछ लिए जाते हैं। आज इस लेक्चर में हम मुख्य रूप से 3 सिद्धांतों या समझौतों पर चर्चा करेंगे। पहला है पंचशील का सिद्धांत, दूसरा ताशकंद समझौता और तीसरा शिमला समझौता। आइए सबसे पहले हम पंचशील के सिद्धांत को जानने का प्रयास करते हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत की विदेश नीति के प्रमुख आधार के ये 5 आचरण के सिद्धांत हैं, जिनका सर्वप्रथम प्रतिपादन 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत के संबंध में भारत व चीन के मध्य एक समझौते के रूप में तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई तथा भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। शांति का द्योतक एवं आचरण के ये कुल मिलाकर 5 सिद्धांत हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया है पंचशील का सिद्धांत। 5 शील अर्थात 2 राष्ट्र आपस में व्यवहार किस प्रकार करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के व्यवहार में किस प्रकार का आचरण करेंगे, ये कुछ 5 सिद्धांत हैं जिन पर कि भारत और चीन के मध्य ये समझौता हुआ था। पहला है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना, अर्थात दोनों राष्ट्र एक दूसरे की क्षेत्रीय सीमाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे और उनका सम्मान करेंगे, एक दूसरे की सत्ता का और संप्रभुता का। दूसरा जो सिद्धांत है इसमें वह है अनाक्रमण, अर्थात दोनों ये शपथ लेते हैं इस समझौते के द्वारा, इस सिद्धांत के द्वारा, कि वो एक दूसरे के ऊपर किसी प्रकार का कोई आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरा जो सिद्धांत है वो है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, अर्थात प्रत्येक राष्ट्र की जो आंतरिक परिस्थितियां हैं, आंतरिक जो नीतियां हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनमें ये राष्ट्र किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अर्थात घरेलू क्षेत्राधिकार के मामले में पड़ोसी राष्ट्र, जिन राष्ट्रों के मध्य समझौता हुआ है, वो किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अर्थात आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप का सिद्धांत इसे कहा गया है। चौथा जो सिद्धांत है वो है समानता एवं पारस्परिक लाभ, अर्थात एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार होगा और एक दूसरे का पारस्परिक लाभ प्रदान करने का कार्य करेंगे। और 5वां जो सिद्धांत है पंचशील का वो है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, अर्थात पीसफुली एक दूसरे के साथ मिलजुल करके कार्य करना है और राष्ट्र की प्रगति को आगे बढ़ाना है। ये जो है इस प्रकार के ये 5 सिद्धांत चीन और भारत के मध्य तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई के मध्य 29 अप्रैल 1954 को किया गया था, इसलिए इसको कहा गया था पंचशील का सिद्धांत। भारतीय विदेश नीति में या भारत और चीन के मध्य संबंधों के मध्य इस प्रकार के सिद्धांत का उल्लेख अक्सर किया जाता है, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। परीक्षा में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। अब हम दूसरा जो समझौता है उसकी चर्चा करेंगे और वो है ताशकंद समझौता। ताशकंद जो है तत्कालीन जो सोवियत संघ था उसका एक क्षेत्र का नाम था ताशकंद। इसके बारे में हमें जानना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के मध्य यदि वैदेशिक संबंधों की यदि हम चर्चा करें तो उसमें ताशकंद समझौता एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एवं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के मध्य 1 जनवरी 1966 को ताशकंद में ये समझौता हुआ था, जिसमें मूल रूप से यह तय हुआ था कि दोनों देश अपने झगड़ों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे एवं शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सबसे पहली बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था और उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान थे और 1 जनवरी 1966 को ये समझौता हुआ था। उद्देश्य था कि जो भी झगड़े दोनों देशों के मध्य होते हैं तो उनका समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए, उसमें किसी प्रकार के बल का प्रयोग नहीं किया जाए। इस समझौते हेतु सम्मेलन सोवियत संघ के प्रधानमंत्री द्वारा
सोवियत रूस के उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था। अर्थात ताशकंद किसकी राजधानी थी? उज्बेकिस्तान, उसमें हुआ था। इसमें पुनः राजनयिक संबंध स्थापित करने, अर्थात इस समझौते के अंदर खास बात क्या थी कि जब दोनों देशों के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य जब झगड़ा हुआ था और उस झगड़े को समाप्त करने के लिए एक जो समझौता हुआ था दोनों प्रधानमंत्रियों के मध्य, और जिसमें मध्यस्थता सोवियत संघ के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे, जो प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसमें काफ़ी सहयोग किया था। तो उन्होंने ताशकंद में दोनों की बैठकें करवाईं और उसमें जो मूल बातें स्थापित की गई थी वो थी कि दोनों देशों के मध्य राजनयिक संबंध, डिप्लोमेटिक रिलेशंस पुनः स्थापित किए जाएं, शिखर वार्ताएं जारी रखने की बात की जाए, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने तथा 26 जनवरी 1966 तक ये डेट निश्चित कर दी थी कि 26 जनवरी 1966 तक अपनी सेनाएं 5 अगस्त 1965 की सीमा रेखा के पर पीछे हटाना है। अर्थात जो पोजीशन 5 अगस्त 1965 को थी उस पोजीशन पर अपनी सेनाओं को वापस ले जाना है। कब तक? 26 फरवरी 1966 तक। और एक बात इसमें और तय हुई थी कि आर्थिक, व्यापारिक, संचार व सांस्कृतिक संबंधों की पुनर्स्थापना की जाए। शरणार्थियों, अवैध प्रवासियों एवं जब्त की गई संपत्तियों को लौटाने संबंधी विषय भी इस सिद्धांत में शामिल किए गए थे। तो आप समझ गए होंगे कि ताशकंद समझौते में युद्ध के, भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद सोवियत संघ ने जो एक महत्वपूर्ण मध्यस्थता का कार्य किया था और लाल बहादुर शास्त्री तत्कालीन प्रधानमंत्री और अयूब खान तत्कालीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों ने, दोनों ने मिलकर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में समझौता किया था 1 जनवरी 1966 को। और उसमें ये सारी बातें डिसाइड की गई थी कि हमें 26 फरवरी 1966 तक युद्ध से पूर्व की स्थिति में अपनी सेनाओं को पीछे हटाना है और विभिन्न प्रकार के आर्थिक, व्यापारिक, संचार और सांस्कृतिक संबंधों को पुनर्स्थापित करना है। और जो संपत्ति जब्त की गई है, ये जो शरणार्थी गिरफ्तार किए गए हैं, उनको एक दूसरे को लौटाने की बात इसमें शामिल की गई थी, जिससे कि दोनों देशों के मध्य संबंध सामान्य हो सकें और युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान हो सके। ये भी भारतीय विदेश नीति, जिसमें कि मुख्य रूप से पड़ोसी देशों के साथ जब चर्चा होती है और पाकिस्तान के साथ संबंधों की बात होती है, तो ताशकंद समझौता और सिमला समझौता ये दोनों एक महत्वपूर्ण समझौते हैं। और चीन के साथ जब बात करते हैं तो पंचशील का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आशा है आपको ये दोनों सिद्धांत और समझौते स्पष्ट हुए होंगे, पंचशील का सिद्धांत और ताशकंद का सिद्धांत समझौता। अब हम एक तीसरा महत्वपूर्ण समझौता है जिसका नाम है शिमला समझौता, इसकी चर्चा करेंगे। शिमला समझौता भी भारत और पाकिस्तान के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता है और आए दिन आपने देखा होगा जब भी भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध होता है या कोई संकट उत्पन्न होता है या कोई अशांति उत्पन्न होती है तो आप शिमला समझौते के तहत हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। ये बातें अक्सर हम सुनने को मिलती हैं। तो विद्यार्थियों को ये स्पष्ट होना चाहिए कि आखिर ये शिमला समझौता क्या था और इसका क्या महत्वपूर्ण स्थान है भारत की विदेश नीति में और भारत के और पाकिस्तान के साथ जो वैदेशिक संबंधों में शिमला समझौता किस प्रकार का स्थान रखता है, इसके महत्वपूर्ण प्रावधान क्या हैं, ये प्रत्येक विद्यार्थी को पता होना चाहिए। आइए हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद 2 जुलाई 1972 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अर्थात आप जानते हो कि 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो 2 जुलाई 1972 में तत्कालीन जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे उनका नाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो और तत्कालीन भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा भारत के शिमला में यह समझौता संपन्न हुआ था। इसमें यह तय हुआ कि दोनों देश कश्मीर व अन्य सभी मामलों को द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा सुलझाएंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने और प्रधानमंत्रियों ने मिलकर के ये बात तय की कि भविष्य में भी यदि कभी कोई झगड़ा दोनों देशों के मध्य होता है तो झगड़े का निपटारा किसी तीसरी शक्ति के प्रयोग के द्वारा ना होकर के दोनों देश मिलकर वार्ता के द्वारा उसका समाधान खोजेंगे। अर्थात इसमें द्विपक्षीय वार्ता अर्थात दोनों पक्षों के द्वारा बैठ करके शांतिपूर्ण ढंग से उस झगड़े को निपटारे की
बात की जाएगी, ना कि किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को काम में लेकर के। साथ ही आर्थिक व व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर भी इस समझौते में बल दिया गया एवं परस्पर सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करेंगे, इस बात पर भी बल दिया गया। दोनों राष्ट्र आपसी विवादों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नहीं उठाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात विद्यार्थियों, इस समझौते की एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि दोनों ने इस समझौते के द्वारा, दोनों अर्थात भारत और पाकिस्तान ने इस शिमला समझौते के द्वारा इस बात पर बल दिया कि भविष्य में यदि कभी कोई संकट या झगड़ा उत्पन्न होता है दोनों देशों के मध्य, तो उस मुद्दे को वो किसी भी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नहीं उठाएंगे, जिसका कि आप जानते हो पाकिस्तान के द्वारा हमेशा से खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया जाता है। जब भी कोई संकट झगड़ा दोनों देशों के मध्य उत्पन्न होता है, कारण कुछ भी हो, पाकिस्तान सबसे पहले विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, चाहे यूएन हो, उनमें इन बातों को ले जाता है और इस बात को जोर से उठाता है, जबकि वो शिमला समझौते के तहत सीधा सीधा उल्लंघन है। 17 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना के आत्मसमर्पण के बाद दोनों देशों की सेनाएं जिस स्थिति में थीं, उसे ही वास्तविक नियंत्रण रेखा माना जाए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LOC जिसे कहते हैं, वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LOC। तो LOC का निर्धारण भी इसी समझौते के द्वारा हुआ था, जिसमें कहा गया था कि 17 सितंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने जैसे ही आत्मसमर्पण किया, तो दोनों सेनाएं जिस स्थिति में थीं उसे ही कहा गया था LOC, एवं कोई भी पक्ष इसे बदलने का या उल्लंघन नहीं करेगा। तो ये बातें शिमला समझौते की महत्वपूर्ण थी, आपने समझ लिया होगा। शिमला समझौते की सबसे पहली बात तो महत्वपूर्ण थी कि दोनों देश भविष्य में यदि कोई संकट या कोई झगड़ा उत्पन्न होता है तो द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा दोनों मिल बैठ करके वार्ता के द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से उसका समाधान करेंगे। दूसरी बात आपने देखी होगी, इसमें महत्वपूर्ण बात थी कि दोनों देश आपस में जो भी विवाद उत्पन्न होता है उसको किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं उठाएंगे। और तीसरी बात थी LOC का निर्धारण, वास्तविक नियंत्रण रेखा का निर्धारण, अर्थात 17 सितंबर 1971 को जैसे ही पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण किया, वैसे ही उस स्थिति को वास्तविक नियंत्रण रेखा माना गया और दोनों से ये कहा गया कि वो इसे ना तो बदलेंगे ना इसका उल्लंघन करेंगे। लेकिन आप जानते हो कि पाकिस्तान आए दिन इन तीनों बातों का उल्लंघन करता है, जो अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। आशा है आपको ये दोनों बातें, तीनों जो सिद्धांत हैं, स्पष्ट हुए होंगे। धन्यवाद।